हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के यहाँ पे जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे एक स्टडी ग्रुप का नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, लिंक मिलेगा तो उस लिंक को क्लिक करके आप लोग स्टडी ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा, ये केवल लड़कों के लिए है। अगर आप लड़की हैं तो आप हमें वहाँ पे एक नंबर भी रहेगा, वहाँ पे आप लोग SMS कर सकते हैं। लड़की को हम ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे, लड़कियों को जो भी हम यहाँ पे PDF होगा हम वैसे ही सेंड कर देंगे, लेकिन जो लड़के होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का यहाँ पे देखिए, जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे एक लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और थोड़ा सा स्टेप आपको फॉलो करना है, उसको 2-4 स्टेप फॉलो कर लीजिएगा तो आप लोग लिंक में जुड़ जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो 2 से 3। और यहाँ पे देखिए 3 के बाद कौन आता है, यहाँ पे 5 के बाद आता है 7 के बाद क्या आता है 11। तो यहाँ पे देखिए जो 2 है वो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा, यानी खुद से कटेगा, ये और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये कौन सा संख्या होगा, अभाज्य संख्या। और प्रश्न ये भी आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद क्या आता है 3, ये 3 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा, ये अन्य संख्या से और नहीं कटेगा। 5 भी 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। 7 भी 1 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। 11 भी 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा। यहाँ पे और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो 1 होता है ये ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो 4 किससे कटेगा, 1 से और 4, यानी 1 और खुद से कटेगा ही कटेगा, साथ में ये 2 से भी कट जाएगा। तो ये 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाज्य संख्या। और प्रश्न आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। 4 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। यहीं पर देख लीजिए 6 1 से कटेगा, नहीं तो 6 से कटेगा, और साथ में 1 किससे कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो ये भाज्य संख्या होगा। 9 देख लीजिए 1 से कटेगा, नहीं तो 9 से कटेगा, और साथ में ये 3 से भी कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य हो जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या ऐसा नहीं होता है, वो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें पहचानना है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन 28। 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर यहाँ पे देखिए 4 से कटेगा, और यहाँ पे 7 से भी कट जाएगा, 28 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा। तो ये बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है, एक और 28 के सिवा ये अन्य संख्या से कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य संख्या हो जाएगा। 69 देख लीजिए 1 से कटेगा, 69 से कटेगा ही कटेगा, साथ में यहाँ पे देख लीजिए 3 से भी कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। 71 यहाँ पे देख लीजिए 1 से कटेगा, नहीं तो 71 से कटेगा, ये अन्य किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 71 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो 63 होगा वो 1 से भी कटेगा, 63 से भी कटेगा, और साथ में किससे कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अभाज्य संख्या कौन है, तो 71 यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे रूट और पाई, यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं कि रूट और पाई किसी भी संख्या में रह जाते हैं तो वो हो जाते हैं अपरिमेय संख्या। तो किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं रूट यहाँ पे 9, और एक ले लेते हैं यहाँ पे हम रूट ले लेते हैं यहाँ पे 14। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट 9 का वर्गमूल निकल रहा है
अगर यहाँ पे देखिए 9 का यहाँ पे वर्गमूल कितना होता है 3, लेकिन यहाँ पे देखिए 14 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा वैसे ही। तो यहाँ से देखिए रूट हट गया, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय और ये हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय। यहाँ पे देखिए 6 पाई है और एक प्रश्न ऐसा है, यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई यहाँ पे 4 पाई। एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। अगर इसमें आपको पता करना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो यहाँ पे देखिए इसमें पाई है तो इसमें पाई रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे 3/4। 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो ऐसे ही यहाँ पे पहचाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए √7 है, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √13 है, √13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए √25 का वर्गमूल कितना होता है 5, इसमें से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। यहाँ पे है √31 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो इसमें रूट रह जाएगा, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। तो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, और यहाँ पे सी वाला क्या हो जाएगा परिमेय। तो यहाँ पे प्रश्न है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन अपरिमेय नहीं है, ये क्या है परिमेय है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि बिंदु P 6-5 का भुज का मान होगा। इसमें आपको क्या बताना है कि भुज का मान इसमें से आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए किसी भी बिंदु के यहाँ पे 2 निर्देशांक होते हैं, पहला x होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे y होता है। तो ये भी एक बिंदु है और इसका भी यहाँ पे नियामक दिया हुआ है। तो एक P बिंदु है जिसका नियामक यहाँ पे 6-5 दिया है, जिसमें से पहला क्या होता है x होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पे y होता है। जो x होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और जो y होता है उसे कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भुज का मान बताइए, तो x को क्या बोलते हैं भुज, यानी x का मान यहाँ पे 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे भुज हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि कोटि का मान बता दीजिए, तो कोटि किसे बोलते हैं y को, और y का मान कितने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -5 है। तो अगर यहाँ पे कोटि पूछता तो -5 होता और भुज पूछता तो कितना होता है यहाँ पे 6। तो यहाँ पे भुज पूछा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और स्टडी ग्रुप में अगर आप तक अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उस यहाँ पे नंबर को यूज करके, उस लिंक को यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, यदि 5 sin a बराबर 8 cos a हो तो cot a का मान निकालें। यहाँ पे क्या दिया है कि 5 sin a बराबर यहाँ पे क्या दिया है 8 cos a, और बोल रहा है यहाँ पे कि cot a का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है cot a का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है cos a बट्टा यहाँ पे क्या होता है sin a, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम sin को इधर भेज देंगे तो ये cot बन जाएगा। यहाँ पे देखिए sin गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा sin a, और cos a बट्टा sin a क्या होता है cot a होता है। तो यहाँ से आसानी से बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए साइन इधर गुणा कर रहा है तो इधर हम क्या कर देंगे, इसको भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 बराबर ये हो जाएगा 8 cos a, और 5 यहाँ पे देखिए साइन ए क्या कर रहा है 5 में गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी नीचे आ गया यहाँ पे साइन ए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 8 अब इधर गुणा कर रहे हैं, 8 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा। 5 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 8, और उधर क्या बच जाएगा, इधर cos a बट्टा नीचे क्या बच जाएगा यहाँ पे sin a। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि cos a बट्टा sin a क्या होता है। तो cos a बट्टा sin a किसके बराबर होता है, तो cot a के बराबर होता है। तो cos a बट्टा sin a की जगह पे आप cot a लिख सकते हैं, या cot a यहाँ पे देखिए cot a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos a बट्टा sin a। तो यहाँ पे देखिए cos a बट्टा sin a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे cot a लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/8 बराबर यहाँ पे हो जाएगा cot a, और यहाँ पे पूछ रहा है कि cot a का मान निकालिए। तो cot a का मान कितना निकल गया, 5/8, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। समानांतर श्रेणी, यहाँ पे देखिए 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पद शून्य है। यहाँ पे पद पूछा है, और पद को किससे सूचित करते हैं, n से, यानी यहाँ पे n का मान निकालना है। तो जब भी आपसे यहाँ पे पद निकालने के लिए बोले तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, an वाला। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू यहाँ पे क्या होता है d, जिसमें an अंतिम पद, a होता है प्रथम पद, n क्या होता है, यहाँ पे होता है पदों की संख्या, और यहाँ पे d
डी क्या होता है, सार्वंतर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी यहाँ पे लास्ट कहां तक जाना है, शून्य तक, यानी अंतिम पद कितना दिया है यहाँ पे 0। पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी इधर से जाना है लास्ट तक और पूछ रहा है कि कौन सा पद इसमें का शून्य होगा, यानी अंतिम पद कितना दिया है 0। तो यहाँ पे an के पास हम क्या लिखेंगे, 0 बराबर ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, और प्रथम पद कितना दिया है इसमें आप लोग देख सकते हैं, यानी एपी का जो पहला पद होता है उसे हम लोग प्रथम पद कहते हैं, और प्रथम पद कितना दिया है 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पे पदों की संख्या हमको निकालना है कि कौन सा पद यहाँ पे 0 है यानी शून्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे n-1, इसका यहाँ पे मान निकालना है n को, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे रखना है d का मान, तो d क्या होता है, सार्वअंतर होता है, यानी दो पदों का अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए डी कैसे निकलता है, तो दूसरे में से पहले को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो दूसरा 18 है, इसमें से हमको क्या घटाना है, 21। जब 18 में से आप 21 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और डी का मान हमारा निकल गया -3। अब इसको आप लोग क्या कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए 21 और इसमें गुणा कीजिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे देखिए जो 3 है ये n के लिए भी है, 1 के लिए भी, तो दोनों में आप लोग गुणा करा दीजिए। 3 में n से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस गुणा होता है तो क्या हो जाता है माइनस, और यहाँ पे देखिए 3 में n से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3n। उसके बाद 1 से इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 3 में 1 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे किसका चिन्ह है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है प्लस है, और इसका चिन्ह 3n का यहाँ पे माइनस है और 3 का चिन्ह क्या है प्लस है, तो इन दोनों का प्लस चिन्ह है। तो एक में आप लोग क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 21 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, और उधर क्या है -3n है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3n। अब हमको n का मान निकालना है, तो इसको सबसे पहले बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए +24 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -24, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे -3n, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखिए n का हमको मान निकालना है, तो सबसे पहले हम 21 को भेजे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 को भी भेजना पड़ेगा। तो 3 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, यानी 24 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बराबर n, यानी यहाँ पे कटा दीजिए, 3 8 24, यानी n का मान निकल गया 8, यानी 8वां पद क्या होगा, यहाँ पे शून्य होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सेक ए किसके बराबर है। इसमें से आपको बताना है कि सेक ए किसके बराबर होता है। तो सेक ए किसके बराबर होता है, तो 1 बटा यहाँ पे कॉस ए का बराबर होता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और साइन ए किसके बराबर होता है, तो साइन ए 1 बटा यहाँ पे कॉसेक ए के ये क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए टेन ए किसके बराबर होता है, तो टेन ए किसके बराबर होता है, तो 1 बटा यहाँ पे कॉट ए के बराबर होता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जस्ट इसका उल्टा होता है, अगर यहाँ पे बोल दे कि कॉस ए किसके बराबर होता है, तो 1 बटा यहाँ पे सेक ए के ये क्या होता है, बराबर होता है। कॉसेक ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे कोसेक ए किसके बराबर होता है, तो 1 बटा यहाँ पे साइन ए के बराबर होता है, जस्ट उल्टा होता है। और कोट ए किसके बराबर होता है, तो कोट ए किसके बराबर होता है, 1 बटा यहाँ पे टेन ए के बराबर होता है। तो कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं, और ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग फॉर्मूला पे ज्यादा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेक ए किसके बराबर होता है, तो 1 बटा कोस ए के बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न की एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास निकालें। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, यानी ये वृत्त हो गया और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 मीटर स्क्वायर दिया है। तो बोल रहा है कि इसका यहाँ पे आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। यहाँ पे देखिए व्यास कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे किसका फॉर्मूला, जो दिया रहता है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। अगर यहाँ पे परिधि दिया होता तो परिधि का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। वृत्त का यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है उतना हम यहाँ पे लिखेंगे 154 मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या है 154 मीटर स्क्वायर है, तो 154 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको यहाँ पे पाई का मान रख देना है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या का तो मान पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे पाई का मान रखेंगे। पाई का मान कितना होता है 22/7, ये आपको यहाँ पे याद है होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए गुणे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर 154 यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो 154 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 22/7 इधर गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। नीचे वाला ऊपर चला जाता है,
तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ आ जाता है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कटा दीजिए इसको, 22 सत्ते कितना होता है 154, और इधर क्या बच गया है हमारा आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 7 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 49, और यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको त्रिज्या निकालना है, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का, यहाँ पे जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो अगर त्रिज्या निकल जाएगा यहाँ पे तो व्यास आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको जब बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी रूट क्या हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आर बराबर 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 मीटर, यहाँ पे मीटर का 2 बार गुणा, तो यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा लग गया, तो 2 के बदले में हम एक को यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी मीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पे मीटर हो गया, यानी त्रिज्या यहाँ पे 7 मीटर निकल गया। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो यहाँ पे देखिए ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, यानी 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनाती है, तो 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 मीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे व्यास निकालना है, अगर आपको पता नहीं है फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, तो यहाँ पे 2 और त्रिज्या का मान कितना है, यहाँ पे निकला है 7 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 7 मीटर, 7 दूना कितना होता है 14 मीटर, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। यहाँ पे क्या प्रश्न है कि कोट स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोट 60 का मान पता होना चाहिए। तो कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 1 यहाँ पे √3, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 गुणे यहाँ पे लिख देंगे 1 यहाँ पे √3। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए नीचे में √3 से √3 गुणा करेंगे तो √9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी कितना हो जाएगा 1/3, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसे और आसानी से आपको सोल्व करना है तो 1 यहाँ पे √3 का यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, इसको और आसानी से सोल्व करना है तो जो ये स्क्वायर होता है ये दोनों के लिए होता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और यहाँ पे देखिए जब √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी 1/3 यहाँ पे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोनों ही विधि हम आपको बता चुके हैं, एक फुल विधि और एक ये ट्रिक वाला, तो दोनों ही आप कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए दो संख्या a और 18 का लसा 36 और मौसा 2 हो तो a का मान निकाले। यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्या है a और 18, इसका लसा कितना दिया है यहाँ पे 36 और मौसा कितना दिया है 2, तो बोल रहा है कि a का मान निकालना है आपको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है यहाँ पे लसा और गुणे क्या होता है यहाँ पे मौसा होता है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहली संख्या कितना है, तो दो संख्या में देखिए एक a है और एक क्या है 18, यानी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 और लौसा कितना है यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 36 और मौसा कितना दिया है बस आपको देख के लिख देना है। मौसा कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2। अब आपको देखिए यहाँ पे a का मान निकालना है, तो 18 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 36 गुणे 2 और बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा 18, यानी इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। अब कटा दीजिए 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए P-4 2 और Q8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। यानी यहाँ पे दो बिंदु दिया है, एक P बिंदु दिया है और एक यहाँ पे Q बिंदु दिया है। P बिंदु का निर्देशांक दिया है -4 2 और Q बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे देखिए क्या दिया है 8 और यहाँ पे 6 दिया है। और बोल रहा है कि यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु आपको निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है पता अगर आपको नहीं है तो यहाँ पे देखिए क्या होता है x1 प्लस x2 बटा यहाँ पे क्या होता है 2 कॉमा यहाँ पे होता है y1 प्लस y2 बटा यहाँ पे क्या होता है 2। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु होता है वो उसमें x1 और y1 होता है और दूसरा बिंदु जो होता है उसमें क्या होता है एक x2 होता है और एक क्या होता है यहाँ पे y2। बस आपको यहाँ पे मान रखना है। यहाँ पे देखिए x1 का मान यहाँ पे देखिए -4 है तो -4 प्लस x2 का मान 8 है तो यहाँ पे 8 और बट्टा यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 कोमा यहाँ पे देखिए
y1 का मान 2 है तो यहाँ पे 2, और y2 का मान 6 है तो 6, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। उसके बाद देखिए 8 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 4/2, कोमा यहाँ पे देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 बट्टा यहाँ पे 2, कटा दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 2 चौका कितना हो जाएगा 8, यानी 2,4 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। और स्टडी ग्रुप में अगर आपको जोड़ना है तो वीडियो खत्म हो तो उसके 5 मिनट बाद आपको यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग क्लिक कीजिएगा। और ये जो ग्रुप है वो केवल लड़कों के लिए है, तो लड़के जितने भी यहाँ पे पढ़ते हैं वो क्या कीजिएगा, वहां पे लिंक पे क्लिक करिएगा, उसके बाद क्रोम खुलेगा, उसमें ज्वाइन का आएगा, तो ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। और जितना भी हम यहाँ पे बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका हम लोग मार्केट में बहुत ही नकली बुक आ गया है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो नकली बुक नहीं है। और यहाँ पे देखिए उसका जो पीडीएफ होगा बच्चों को नहीं मिल पा रहा है वो बुक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ हम 10 बजे तक देते हैं, और जो भी हम आने वाले समय में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप के स्टडी, यहाँ पे जो स्टडी ग्रुप है उस पे मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे उस लिंक को क्लिक करके स्टडी ग्रुप में जुड़ जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। और ये स्टडी ग्रुप उन्हीं लोगों के लिए है जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जो ग्रुप में पहले से जुड़े हैं तो वो प्लीज आप लोग ग्रुप में मत जुड़िएगा। आप लोग पहले से ही जुड़े हैं तो आप लोग ग्रुप में मत जुड़िएगा, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उन्हीं लोगों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पे 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दो वृत्त दिया है और उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इनकी त्रिज्या यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे इसका 3 दिया है, यानी इसकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो इसको क्या करना है, बिल्कुल आपको सिंपली स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इनका ये क्या हो गया क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता होता है। निश्चित घटना का मतलब होता है कि वो घटना घटित होने ही वाली है, यानी 100% चांस है कि वो क्या होगी, घटित होगी। तो उसकी प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता यहाँ पे 0 होता है। और किसी भी घटना का प्रायिकता यहाँ पे देखिए 2 नहीं हो सकता और यहाँ पे -2 नहीं हो सकता। घटना का प्रायिकता कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है, 1 से ज्यादा किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। और प्रतिशत में कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 0% से लेके 100% तक होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। 110% यहाँ पे घटना का प्रायिकता नहीं होता है और प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है, 2, 3, 4 प्रायिकता नहीं होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ऐसे दे देता है कि किसी निश्चित घटना, किसी घटना का प्रायिकता ये होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 1 से ज्यादा है तो ये नहीं होगा। कोई बोल दे कि 0.9 ये किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये 0 और 1 से कम है या इसके 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा किसके बराबर है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या दिया है, कोस थीटा, और बोल रहा है कि यहाँ पे 2 थीटा किसके बराबर है, यानी 2 थीटा का यहाँ पे आपको मान निकालना है। तो साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पे दोनों क्या होते हैं, आपस में इन दोनों के मान बराबर होते हैं। इसके भी 1/√2 होता है और इसका भी कितना होता है, 1/√2 होता है, यानी दोनों कहां पे बराबर होते हैं, तो जब थीटा 45 डिग्री होता है तो दोनों ही बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 थीटा का मान निकालिए। तो 2 और थीटा कितने पे, दोनों पे बराबर हुए हैं, यानी थीटा का मान कितना निकला है यहाँ पे 45 डिग्री। तो यहाँ पर रख दीजिए 45 और 2 में जब आप 45 से गुणा कराइएगा तो कितना होगा 90 डिग्री, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा किसके बराबर होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न की tan थीटा इंटू यहाँ पे देखिए कोट थीटा किसके बराबर होता है। तो tan थीटा और कोट थीटा किसके बराबर होते हैं, 1 थीटा 1 के बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसे सोल्व भी करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है tan थीटा इंटू यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देख लीजिए
tan थीटा इंटू क्या दिया है यहाँ पे cot थीटा, और बोल रहा है किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए tan का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 1 यहाँ पे cot थीटा होता है इंटू यहाँ पे क्या है cot थीटा। उसके बाद यहाँ पे देखिए cot थीटा से cot थीटा कट गया, क्या बच गया 1 बच गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न है यहाँ पे। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, जिसका जवाब आपको क्या करना है यहाँ पे कमेंट में देना है। यहाँ पे देखिए एपी 2 4 6 8 का सार्व अंतर निकालना है, जो हम आपको बता चुके हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है यहाँ पे 3। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो के जब क्लास आपका खत्म हो जाएगा तो उसके 5 या 10 मिनट बाद यहाँ पे एक लिंक मिलेगा आपको स्टडी ग्रुप में जुड़ने के लिए, जो व्हाट्सअप है उस पर बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इसमें से आ जा रहा है, तो हम समझ में नहीं पा रहे हैं कि किसको जोड़े किसको क्या करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होगा वहां पे स्टडी ग्रुप का यहाँ पे लिंक मिलेगा, वहां पे आप लोग जुड़ जाइएगा। और ये केवल लड़कों के लिए है, और लड़कियों के लिए नंबर है, वहां पे आप लोग क्या कर सकती हैं, हमको एसएमएस कर सकती हैं, और जो भी पीडीएफ है होगा हम उन लोगों को ऐसे ही भेज देंगे, उन लोगों को हम ग्रुप में नहीं जोड़ सकते हैं, और ग्रुप केवल लड़कों के लिए है। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िए, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और स्टडी मटेरियल जितना भी होगा उसी ग्रुप पे आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सुबह 5 बजे मिक्स टेस्ट होगा तो इसमें उस क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, अब तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।